प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने फाइलम सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन समझाया था। अब इसके आगे आपको इस फाइलम में दो एनिमल्स डिटेल में पढ़ने हैं, ओरेलिया और ऑरेलिया। लेकिन किसी भी एनिमल के स्टडी के लिए और खासकर इस तरह के लोअर एनिमल ग्रुप्स में जहाँ की सेल लेवल से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इवोल्यूशन हो रहा है, इसे अगर समझना है तो पहले इसमें पाए जाने वाले सेल्स को समझना एकदम ज़रूरी है। जब तक आप इन सेल्स को डिटेल्स में नहीं जानिएगा तब तक एनिमल्स की बनावट और उसके फंक्शन, बिहेवियर इत्यादि समझना बड़ा मुश्किल है। लाइफ साइकिल समझना बड़ा मुश्किल है। इसी दृष्टिकोण से पहले आपको पोरीफेरा का भी सेल टाइप पढ़ाया गया था और इसी तरह सिलेंट्रेटा का भी विभिन्न प्रकार का सेल्स आज आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एक ट्यूबुलर फॉर्म है जिसमें माउथ है, 6 से 10 तक टेंटिकल्स हैं। बॉडी के द्वारा यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, रीजनरेशन की भी इसमें क्षमता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टेस्टिस और ओवरी का भी विकास हो चुका है। तो पोरीफेरा की तरह ही सिलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। यह फोटोग्राफ है हाइड्रा का। एक प्लांट के ट्विग से चिपका हुआ यह नीचे की ओर झूल रहा है। इसके फुट रीजन से आप दो डॉटर हाइड्रा बडिंग के द्वारा उत्पन्न हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि क्या यह पोरीफेरा जैसा ही है, क्या उससे कुछ डिफरेंस है। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 cellular layers, an outer epidermis derived from ectoderm and an inner gastrodermis derived from endoderm। तो माना जा रहा है कि यह डिप्लोप्लास्टिक है जिसमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान एक्टोडर्म की जगह पर एपिडर्म और एंडोडर्म की जगह पर गैस्ट्रोडर्म नाम का इस्तेमाल करते हैं। अब एपिडर्म क्या है? द एपिडर्म इज मेड ऑफ स्मॉल क्यूबिकल सेल्स and is covered with a delicate cuticle. It forms a thin layer about 1/3 of the thickness of body wall. बाहरी लेयर का निर्माण लगभग चौकोर सेल से हुआ है। इसके कारण इसकी मोटाई अधिक नहीं है। बॉडी वॉल की पूरी मोटाई का 1/3 1/3 एपिडर्म है। This layer contains several types of cells: the epitheliomuscular cells, interstitial cells, gland cells, nidoblast, sensory cells, nerve cells and germ cells। तो आप 6-7 प्रकार के सेल्स एपिडर्म में देख रहे हैं। द एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव, मस्कुलर, सेंसरी इन फंक्शन। और ये सभी सेल मिलकर न सिर्फ बॉडी का आउटर लेयर बना रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बल्कि इनमें मसल सेल की तरह फैलने सिकुड़ने का भी गुण है और ये बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील भी है। तो जब हम एक एक सेल को अलग अलग पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा सेल किस तरह का फंक्शन करता है। अंदर का लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, ए लेयर ऑफ सेल्स लाइनिंग द सिलेंटेरॉन,
हैज ए प्लान सिमिलर टू एपिडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस यानी पेट की दीवार, इसमें सिलेंटेरॉन पाया जाता है। जनरल कैरेक्टर के साथ आपको समझाया गया है कि इसका जो बॉडी कैविटी है यानी सिलोम, वह बाहर की ओर माउथ के द्वारा खुलता है और भोजन का डाइजेशन इसी सिलोम में होता है, जिससे कि यह एंटेरॉन यानी इंटेस्टाइन का भी काम करता है। तो इस कंबाइंड प्रॉपर्टी के कारण सिलोम और एंटेरॉन दोनों का काम करने के कारण इसे सिलेंटेरॉन कहा जाता है। अब इसका लाइनिंग कहलाया गैस्ट्रोडर्मिस। द गैस्ट्रोडर्मिस फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वॉल and its cells are secretory, digestive, muscular and sensory। बाहर का लेयर 1/3 था, तो अंदर का लेयर का थिकनेस 2/3 है, यानी इसके सेल्स अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबे होते हैं। इसके सेल्स आपस में मिलजुल कर एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, मसल्स की तरफ फैल सिकुड़ कर हाइड्रा के डायमीटर को घटाते बढ़ाते हैं, और इसके अलावे अंदर में भी कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस इंक्लूड न्यूट्रिटिव, मस्कुलर, इंटरस्टिशियल एंड ग्लैंड सेल्स। इट हैज़ नो स्टिंगिंग सेल। इनमें मसल सेल, इंटरस्टिशियल सेल और ग्लैंड सेल तो है, लेकिन बाहरी लेयर से डिफरेंस क्या है कि इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं पाया जाता है। बोथ द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, हेंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू टिश्यूज। These cell types are being described separately। जैसा कि मैंने कहा कि कई तरह के सेल्स हैं, सभी सेल का अपना अपना काम है, सभी अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इस तरह की रचना जिसमें कि सारे सेल अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले हों, उन्हें हम टिश्यू नहीं मान सकते। टिश्यू की परिभाषा क्या है? तो टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ऐसे सेल्स का समूह जिसके सेल्स एक समान उत्पत्ति, रचना और क्रिया वाले हों, उसको टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ तो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, अलग अलग तरह की रचना और क्रिया है, तो इन्हें टिश्यू मानना इस लेवल पर अभी तत्काल उचित नहीं प्रतीत होता है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच एक जेली जैसा सिक्रीशन है जिसको मीसोग्लिया कहा गया। ये दोनों लेयर को अटैच करके रखता है और इसके अंदर अपना कोई सेल टाइप नहीं है, यानी पोरीफेरा के मीजेनकाइम से ये डिफरेंट है। पोरीफेरा में मीजेनकाइम के अंदर कई तरह के अमीबाइड सेल्स थे और स्केलेटल सबस्टांसेस थे। उनमें स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स या दोनों पाए जाते थे, लेकिन इसमें इस तरह की कोई रचना नहीं है। यह प्योरली सिक्रीशन है दोनों ही लेयर्स के सेल का। इट एक्सटेंड्स ओवर बोथ बॉडी एंड टेंटिकल्स। फुट से लेकर टेंटिकल तक मीसोग्लिया पाया जाता है, हालांकि थिकेस्ट इन स्टॉक पोर्शन एंड थिनेस्ट ऑन द टेंटिकल्स। मीसोग्लिया नीचे फुट रीजन में या स्टॉक पोर्शन में सबसे अधिक मोटा होता है और ऊपर टेंटिकल्स जो पतला होता है उसमें यह सबसे पतला पाया जाता है। The mesoglium is continuous with the intercellular spaces between the epitheliomuscular, secretory and digestive cells। ऐसा नहीं है कि मीसोग्लिया एक सीट है और उस पर बाहर से या अंदर से सेल्स चिपके हुए हैं। वास्तव में मीसोग्लिया बड़े बड़े सेल्स के बीच के गैप में घुसकर उन सेल्स के बेसल पार्ट्स को एंकर करके पकड़ करके रखता है, चिपका कर रखता है। एक्सेप्ट द स्मॉल इंटरस्टिशियल सेल्स डिफ्रेंशिएटिंग नियर द रीजेनरेटिव एरिया, नो अदर सेल और न्यूराइट
ऑफ नर्व सेल्स क्रॉस द मीसोग्लिया। जहाँ पर टिश्यू का रिजनरेशन हो रहा है या जहाँ पर ग्रोथ जोन है, वहाँ इंटरस्टिशियल सेल के डिफ्रेंशिएशन से विभिन्न प्रकार के सेल बनते हैं, तो वह मीजोग्लिया होकर माइग्रेट करते हैं। तो उस माइग्रेशन के समय वो मीजोग्लिया में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आर पार सजे हुए कोई अस्थायी रूप से पाए जाने वाले सेल मीजोग्लिया में नहीं है। यहाँ तक कि नर्व फाइबर भी अंदर बाहर जाल बना करके फैला हुआ नहीं है। अब ये एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में आपको इपिडर्म और गैस्ट्रोडर्म दोनों दिखलाया गया। जहां पर आप ml लिखा देखते हैं मोटाई के बीच में, बड़ी वाल की मोटाई के बीच में, वह मीजोग्लिया है। और बाहरी सतह पर नीचे बाईं ओर देखिए क्यूटिकल लिखा हुआ। यह क्यूटिकल कड़ा नहीं है, सॉफ्ट है। इपिडर्मल सेल सिक्रीट करके एक पतला सा मेम्ब्रेन जैसा सरफेस पर चारों ओर से घेर देता है। इसमें काफी परमेबिलिटी भी पाई जाती है, खासकर गैसियस एक्सचेंज होना इससे बहुत आसानी से संभव होता है। दाईं ओर का डायग्राम एक छोटे से हिस्सा का मैग्नीफाइड व्यू है। इस तरह के डायग्राम्स को या फोटोग्राफ्स को समझना बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। आपको जितना अधिक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस देखिएगा एक्चुअल एनिमल या प्लांट का, सेल की पहचान उतनी ही आसानी से होगी। अदरवाइज किताबी रूप से आपको हाइपोथेटिकल डायग्राम के माध्यम से इसी ट्रांसवर्स सेक्शन को दिखलाया जाता है कि किस तरह से ये विभिन्न सेल सजे हुए होते हैं। ये देखिए, ये है आर्टिस्टिक डायग्राम, जिसमें इपिडर्म बाईं ओर से बाहर के तरफ से कम चौड़ा है और अंदर दाहिनी ओर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स अधिक चौड़े हैं। विभिन्न प्रकार के सेल्स के अलग अलग आकार प्रकार हैं। आप अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखिए तो आप क्या पाइएगा कि इस डायग्राम में देखिए सेंसरी सेल है और सेंसरी सेल का दो ब्रांच आपको चौड़ाई में फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है। नर्व सेल्स का ब्रांच नहीं दिखलाया गया है। अंदर की तरफ देखिए, आपको कुछ सेल्स में फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं। यह न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल है और कुछ सेल में आप फूड वैक्यूल बनते हुए भी देख रहे हैं। तो अंदर का फंक्शन और बाहर के फंक्शन से डिफरेंस पाया जाता है। बाहरी लेयर में आप स्लाइटली मैरून कलर में दो सेल्स देख रहे हैं। वह स्पेशल सेल है जिसको निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। ये बाहर में ही रहता है। और सबसे नीचे ऐसे ही एक स्टिंगिंग सेल्स का लंबा सा ट्यूब निकला हुआ, स्टिंग निकला हुआ दिखाया गया है, जो डिस्चार्ज कहलाता है। यानी स्टिंगिंग सेल निमेटोसिस्ट जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इस तरह से लंबा सा थ्रेड बनाता है। यह नुकीला पॉइंटेड थ्रेड अपने शिकार को घायल करने में काम आता है। ये एक तीसरा डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में स्टिंगिंग सेल्स को अलग से बड़ा करके दिखाया गया है। बाकी सब फीचर सेम है। बाहरी लेयर में विभिन्न प्रकार के मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, छोटे छोटे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स और सेंसरी सेल्स हैं। और अंदर गैस्ट्रोडर्म में सिक्रेटरी सेल्स के अलावा न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स हैं। अब इन टोटलिटी आप देखिए एक्टोडर्म में कितने तरह के सेल मिल सकते हैं। यह है मस्कुलो एपिथेलियल सेल, सिक्रेटरी सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सभी को कलर कर दिया गया है
जर्म सेल्स और स्टिंगिंग सेल, इन्हें ब्लैक में छोड़ दिया गया है। क्यों? तो इसका कारण है कि ये एंडोडर्म में नहीं पाए जाते हैं। गैस्ट्रोडर्मल लेयर में देखिए न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल हैं जो मस्कुलर एपिथेलियल सेल का मॉडिफाइड रूप है। सेक्रेटरी सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल और इंटरस्टिशियल सेल। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जर्म सेल एक्टोडर्म के बदले एंडोडर्म से उत्पन्न होता है। तो अगर ऐसा हो तो बाहर भी 6 तरह के सेल और अंदर भी 6 तरह के सेल्स होंगे। अब हम लोग एक एक करके इन सेल्स को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। पहला, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स। द एपिथेलियोमस्कुलर cells have both epithelial and muscular part in the same cell. These are cylindrical with their inner ends produced into 2 or more processes which have myonemes. These fibers form anastomosing branches. The ectodermal myonemes run parallel to the longitudinal muscles which bring about contraction of the body. The epitheliomuscular cells have a large nucleus and along the border there is a row of granules which secrete the cuticle. Some granular epidermal cells of the basal dish secrete a gas to form a bubble by which the hydra breaks from its attachment and is lifted up. But the sedentary forms, that is attached form, have no gas cells. Muscular processes are filled with 2 types of myofibrils. Myofibrils of about 50 angstrom in diameter and are numerous, within which are scattered the myofibrils of about 120 angstrom diameter. A small microtubules lie parallel to the muscular process and are supposed to carry ions and may therefore be involved in changes in the electrical potential of muscular process. अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, पूरी बात को समझिए। इस बात में को समझने में आपको यह डायग्राम भी मदद करेगा। जो मायोएपिथेलियल सेल है आउटर सरफेस पर, ये बॉडी के सरफेस पर वर्टिकली बाहर की ओर निकले हुए हैं। बाहर का पार्ट एक्स शेप्ड या सिलिंड्रिकल हो सकता है, लेकिन बेस हमेशा 2 या अधिक लॉन्गिट्यूडल प्रोसेस में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए मायोएपिथेलियल सेल के बेस को, ये ऊपर और नीचे की ओर निकला हुआ एक्सटेंडेड दिखाई पड़ रहा है। अब इस बेसल पार्ट में फैलने सिकुड़ने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन फाइबर्स है, जिसको मायोनिक फाइबर्स कहा जाता है। आपने क्लास 11th में अगर मसल की बनावट पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स को सार्कोमियर कहा जाता है और हर एक सार्कोमियर में अनेकों विशेष तरह की सजावट के साथ स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स पाए जाते हैं। यहाँ मायोसिन की जगह पर मायोनिम फाइबर्स हैं। इसमें छोटे छोटे 50 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाले लंबे लंबे फाइबर्स अधिक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो बॉडी के लेंथ के दिशा में यानी लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। और कुछ इधर उधर बिखरे हुए थिकर फाइबर्स 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के फाइबर हैं, लेकिन उनकी सजावट नियमित नहीं है। वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं और थोड़े बहुत कम मात्रा में होते हैं। परिणाम क्या होता है कि ये जो थिन फाइबर्स हैं वो एलोंग द लेंथ सजे हुए हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका बेस छोटा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा की लंबाई घट जाएगी, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ये लंबे हो जाएंगे, तो हाइड्रा के बॉडी का
लेंथ बढ़ जाएगा। मान लिया बाईं ओर का फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है और दाहिनी ओर का रिलैक्स करता है, तो ये बाईं ओर झुक जाएगा। और अगर दाहिनी ओर का कॉन्ट्रैक्ट करे और बाईं ओर का रिलैक्स करे तो ये दाईं ओर झुक जाएगा। तो बेंडिंग में इलोंगेशन में मदद करते हैं ये मायोएपिथेलियल सेल। लेकिन आप इसी डायग्राम में देखिए, ऊपर के पार्ट में आपको सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है, यानी 2 एंगल से देखा गया है। ऊपर वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन दिखला रहा है। इसमें पेरीमीटर के एलोंग एक्सटेंशंस हैं सेल के, गोलाई के एलोंग, और उसमें मायोनिम फाइबर्स हैं। तो अगर ये मायोनिम फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर घटेगा, और अगर ये मायोनिम फाइबर रिलैक्स करेंगे तो डायमीटर बढ़ेगा। अब दोनों लेयर के ये सेल एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे का विपरीत काम करने वाले। जब लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, और जब लंबाई घटेगी तो डायमीटर बढ़ेगा। यानी आउटर मायोनिम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनर मायोनिम रिलैक्स करेगा, और आउटर अगर रिलैक्स करेगा तो इनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब अंदर वाले की बात करें, द epitheliomuscular cells perform the following function. They form a protective covering of body का मैक्सिमम सतह इसी मायोएपिथेलियल सेल से ढका हुआ है, और वही क्यूटिकल का भी निर्माण कर रहा है, इसलिए यह प्रोटेक्टिव कवरिंग है। They help in contraction, shortening and bending of the body. They help in locomotion. They help in attachment with the solid object, and they help in respiration through mucus layer at the cell surface. पहले ही मैंने डिस्कस किया कि किस तरह मायोनिम फाइबर्स के कारण इनके बॉडी का लेंथ बदल सकता है, या ये किसी एक दिशा में झुक सकते हैं। हाइड्रा को अलग से अगर आप पढ़िए तो आप देखिएगा कि हाइड्रा एक और टेंटिकल्स की मदद से मूव करता है, वॉकिंग करता है। दूसरी ओर झुक करके टेंटिकल के बल पर जमीन को पकड़ लेता है और फुट उठाकर आगे बढ़ा लेता है, यानी कि लूपिंग करके यह मूवमेंट करता है। और कई बार क्या देखिएगा कि यह उल्टा सीधा कूदते हुए चलता है, यानी सोमरसॉल्टिंग करता है। तो इस तरह के मूवमेंट में, इस तरह के लोकोमोशन में इन एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स का बड़ा ही ज़्यादा उपयोग है। फुट रीजन का जो पिटल डिश है उसमें ढेर सारा एडहेसिव पदार्थ म्यूक्स निकालकर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में चिपक भी जाता है। अब पूरी सतह पर थिन क्यूटिकल है, बावजूद इसके म्यूकस सिक्रीशन भी होता है, जिससे होकर गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। अब अंदर के लेयर में यह फीडिंग और न्यूट्रिशन में मदद करता है, इसलिए इसे न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल या न्यूट्रिटिव मस्कुलर और डाइजेस्टिव सेल भी कहा जाता है। द epitheliomuscular cells of gastrodermis are long and club-shaped. Their outer ends have two processes containing a myonim which does not branch. यहाँ पर देखिए मायोनिम फाइबर्स में ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, बाहर वाले में यह ब्रांच होता है। These myonims lie at right angle to the long axis of the body. लॉन्ग एक्सिस का राइट एंगल यानी पेरीमीटर हो गया, सर्कुलर हो गया। दे फॉर्म सर्कुलर मसल लेयर्स बाय व्हिच द एनिमल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लोली एक्सपैंड द बॉडी। अब जब ये सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ लगा हुआ है बॉडी के पेरीमीटर पर, तो कॉन्ट्रैक्शन से डायमीटर घटेगा। लेकिन ऐसे ही मसल्स यानी मस्कुलर सेल्स जब माउथ के पास और टेंटिकल के पास चले जाएं तो वहाँ डायमीटर घटने का मतलब हुआ कि ओपनिंग को क्लोज किया जाए या ओपन किया जाए। सम ऑफ देम सर्व एज स्फिंक्टर टू क्लोज द माउथ एंड कैविटीज ऑफ टेंटिकल्स बिकॉज द गैस्ट्रोडर्मल मायोनिम्स आर
बेस्ट डेवलप्ड इन द हाइपोस्टोम इन द बेस ऑफ टेंटिकल। तो हाइपोस्टोम में भी और टेंटिकल के बेस पार्ट में भी ये मायोएपिथेलियम खूब बढ़िया से, खूब अच्छी तरह से विकसित है। इसलिए जब कांटेक्ट करेंगे तो डायमीटर घटेगा और पैसेज नैरो होते हुए बंद हो जाएगा। तो इस तरह के सर्कुलर मसल्स को स्फिंक्टर कहते हैं। आपने पहले भी नाम सुना होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टोमक और इसोफेगस के बीच, एनल स्फिंक्टर एट द ओपनिंग ऑफ एनस। तो ये सर्कुलर मसल्स हैं। द सेल्स आर हाईली वैक्यूलेटेड and often filled with food vacuoles. The free end of the cell usually bear two flagella. इसके अंदर सिलेंटेरॉन की ओर इसमें एक जोड़े फ्लैजिला अक्सर पाए जाते हैं और कई छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी होते हैं। द एपिकल बॉर्डर ऑफ ईच न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स बियर न्यूमरस सिलेंडर माइक्रोविलाई ऑफ वेरिंग लेंथ्स projecting into gastric cavity. Flagella microvilli, or in addition to flagella, they have pseudopodia forming food cup and food vacuole for intracellular digestion. यह एक इंसेक्टिवोरस प्राणी है। एफिड्स इसके प्रिय भोजन है। जब यह सिलेंटेरॉन अपने टेंटिकल्स की मदद से पकड़कर एफिड्स या दूसरे किसी लार्वा को खाता है तो सिलेंटेरॉन में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसका पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं। फिर उसके टुकड़ों को स्यूडोपोडिया की मदद से और फ्लैजिलर मूवमेंट की मदद से फिल्टर करके फूड कप में ले लिया जाता है और फूड कप से फूड वैक्यूल बन जाता है। कौन करता है ये काम? तो ये न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल करता है। तो इस तरह न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल में फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, फूड कप और फूड वैक्यूल पाए जाते हैं और इस फूड वैक्यूल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाइड्रा में किस तरह का डाइजेशन होता है तो कहिएगा कि पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इन द सिलेंटेरॉन और बाद में बचे हुए पदार्थों का इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इनसाइड द मायोएपिथेलियल सेल्स और द न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल। पहले सिलेंटेरॉन में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, फिर न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होता था। द लार्ज वैक्यूल्स ऑफ एपिकल रीजन रिप्रेजेंट डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स ऑफ द बेसल रीजन रिप्रेजेंट रेसिडुअल वेसिकल्स और बडीज। अब एक न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल में ओपन सरफेस की ओर के जो वैक्यूल हैं वो फूड वैक्यूल है, उसमें डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेस्टिव वैक्यूल है और जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ जो नहीं पचेगा वैसा पदार्थ है वह उसके बेसल रीजन में पड़े रहते हैं। बाद में जब सेल डेथ होता है तो सेल के साथ ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द सिलेंटेरॉन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब चूंकि यह खुद डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, इसके अंदर लाइसोसोम्स हैं तो कुछ लाइसोसोम्स सरफेस पर आके बर्स्ट कर सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब ये दूसरे सेल्स हैं बहुत छोटे छोटे, इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, यानी बीच बीच में पाए जाने वाले। तो किन के बीच में? तो मायोएपिथेलियल या न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल बड़े हैं, जो ग्लैंड सेल्स होंगे वो भी बड़े होंगे, सेंसरी सेल्स भी बड़े हैं। आमतौर से इन सभी सेल्स के बेसल पार्ट पतले होते हैं तो बीच बीच में खाली जगह बनती है। उस खाली जगह में ये टेढ़े मेढ़े आकार के सेल जो मुश्किल से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं वो भर जाया करते हैं। तो चूंकि सेल्स के बीच बीच में ये भरे रहते हैं इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल नाम दिया गया। They lie in the spaces between the inner ends of the cells of epidermis
एंड बिटवीन आउटर एंड्स ऑफ द सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्म के सेल्स के अंदर के तरफ यानी टुवार्ड्स मीजोग्लिया, और ऐसे ही गैस्ट्रोडर्म के सेल के बाहर की ओर यानी टुवार्ड्स मीजोग्लिया। तो ये मीजोग्लिया के संपर्क में पाए जाते हैं और इनका आकार मुश्किल से 5 माइक्रोमीटर होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स फॉर्म ए ग्रोथ जोन just below the tentacles. From this zone, all kinds of new cells arise, which push out the old worn out cells. अब सबसे अधिक मात्रा में इंटरस्टिशियल सेल टेंटिकल के जस्ट नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। वहाँ तेजी से डिवाइड करते हुए विभिन्न प्रकार के सेल का ये निर्माण करते हैं, जिससे कि वह रीजन elongate करता है। इसलिए उस हिस्से को कहा जाता है ग्रोथ जोन। इससे सभी तरह के सेल का निर्माण होता है, इसलिए इस तरह के सेल को टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल फॉर्म द ऑल सेल्स ऑफ एनिमल वंस एवरी 45 डेज। ब्रेन नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में ये प्रूव किया कि कोई भी सेल का लाइफ हाइड्रा में 45 दिन से अधिक नहीं होता, इसलिए वह 45 दिन में मरेंगे और उनकी जगह पर इंटरस्टिशियल सेल नया सेल बना करके डालते जाएगा। यानी 45 दिन के बाद हाइड्रा के बॉडी का सारा सेल नया सेल होगा। दे डिफ्रेंशिएट रेगुलरली टू फॉर्म न्यू निमेटोब्लास्ट टू रिप्लेस ओल्डर एंड वर्न आउट वंस। अब निमेटोब्लास्ट नाम का जो सेल है उसका लाइफ बहुत छोटा है। वो ऑफेंस और डिफेंस का सेल है। आगे आप इसकी रचना भी पढ़िएगा और कई तरह के टाइप्स पढ़िएगा। तो डेली हजारों हजार की संख्या में ये डिस्चार्ज होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए निमेटोब्लास्ट बनते रहते हैं। इसलिए जहाँ भी इंटरस्टिशियल सेल है, आप देखिएगा कि उस रीजन में निमेटोब्लास्ट सेल का निर्माण हमेशा होते रहता है। दे फॉर्म गोनैड्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू गिव राइज टू जर्म सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स से ही जर्म सेल्स का निर्माण होता है। इसी सेल्स के समूह से टेस्टिस और ओवरी का भी निर्माण होता है। इन द गैस्ट्रोडर्मिस देयर आर ए फ्यू ऑफ दीज स्मॉल सेल्स scattered among the base of nutritive cells and they too are totipotent. गैस्ट्रोडर्म में इनकी संख्या कम है। खास करके कम होने का कारण यह है कि वहाँ स्ट्रिंगिंग सेल का निर्माण करना नहीं है। तो ये टोटिपोटेंट है और दोनों ही लेयर में अपने अपने सेल का निर्माण करने के लिए बने हुए हैं। अब देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट interstitial cells of epiderm can form only epidermal cells and that of gastroderm can form only gastrodermal cells. बाहरी लेयर का एपिडर्म का इंटरस्टिशियल सेल अपने ही लेयर के सेल्स का निर्माण करेगा और गैस्ट्रोडर्म का इंटरस्टिशियल सेल वह भी अपने ही लेयर के सेल का निर्माण करेगा। यानी एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल से एंडोडर्मल सेल नहीं बनेंगे और एंडोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल से एपिडर्मल सेल्स नहीं बनेंगे। अब तीसरा प्रकार है ग्लैंड सेल। चूंकि यह सिक्रेटरी सेल है इसलिए इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। द ग्लैंड सेल्स आर टॉल सेल्स फाउंड चीफली ऑन द पीडल डिस्क एंड अराउंड द माउथ रीजन। बड़ा ही नहीं होगा, बड़ा होने का एक बड़ा कारण भी है कि इसमें लगातार निर्माण होते रहता है और बने हुए पदार्थों का सिक्रेशन करते रहना पड़ता है। इसलिए इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स इत्यादि काफ़ी होंगे। दे प्रोड्यूस ए सिक्रीशन बाय व्हिच एनिमल कैन अटैच इटसेल्फ एंड समटाइम्स ए गैस बबल बाय व्हिच द एनिमल कैन राइज एंड फास्टन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फ्लोट। अब क्या होता है कि म्यूकस बनाना इसका बाहरी लेयर में प्रमुख काम है, लेकिन फुट पीडल में यह गैस भी बनाता है और अंदर के लेयर में जो ग्लैंड सेल है वह म्यूकस के अलावे
एंजाइम भी बनाता है। द म्यूकस ग्लैंड सेल्स आर फाउंड इन द माउथ एंड हाइपोस्टोम। दे सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प्स इन swallowing food, solid food. And second one is enzymatic gland cells found in the stomach where they secrete digestive enzymes. The gastrodermis of the stomach and tentacle is devoid of gland cell. नीचे फुट रीजन में ग्लैंड सेल नहीं है, टेंटिकल में नहीं है, मुंह के ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, इसके बॉडी के ऊपरी भाग में जो ग्लैंड सेल है म्यूकस बनाने के अलावे ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाते रहते हैं। ग्लैंड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द हाइपोस्टोम, न्यूमरस इन स्टमक एंड बडिंग जोन, जहां पर बडिंग हो रहा है उस हिस्से में भी, रेयर इन पेडंकल यानी फुट एंड वर्चुअली एब्सेंट इन टेंटिकल एंड द बेस। The cells develop from interstitial cells, most frequently in growth region, but very little is known about the replacement. बनते तो सब इंटरस्टिशियल सेल से हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे रिप्लेसमेंट होता है, इन सभी पर कोई खास काम नहीं हो पाया है। अब चौथा है नीडोब्लास्ट। इन्हें स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है। ये एपिडर्मिस में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इन द नीडोब्लास्ट ए राउंडेड कैप्सूल इज फॉर्म दैट इज नेम्ड एज निमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट सेल का नाम है। उसके अंदर एक खोखला जगह बनेगा जिसको निमेटोसिस्ट या कैप्सूल कहते हैं। ए थिक वॉल इनसाइड व्हिच ए कॉइल थ्रेड और ट्यूब कंटेनिंग ए स्पाइन एंड स्टाइलेट इज प्रेजेंट। ये जो कैप्सूल बनता है उसकी दीवार थोड़ी मोटी होती है और अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ भरा है, ग्रैन्युलर पदार्थ भरा है, उसमें कॉइल थ्रेड या ट्यूब पाया जाता है, उसमें स्पाइन्स और स्पाइनलेट्स भी बनते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ नीडोब्लास्ट इज सिचुएटेड बिटवीन निमेटोसिस्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के मुख्य हिस्से में न्यूक्लियस होगा, इसलिए कैप्सूल से और बाहरी सतह के बीच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये कहीं पर होगा। जिस ओर न्यूक्लियस होता है आमतौर से उसी तरफ एक नीडोसिल नाम की रचना मिलती है। आगे डायग्राम में आप देखिएगा कि नीडोसिल एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। ए बंडल ऑफ स्मॉल मायोफिलामेंट्स इज प्रेजेंट इन द बेसल रीजन ऑफ नीडोब्लास्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ द निमेटोसिस्ट। अब सेल के अंदर निमेटोसिस्ट है यानी कैप्सूल, उसकी दीवार से सेल के बेस तक छोटे छोटे बायोफिलामेंट्स के बंडल्स पाए जाते हैं, जिनके कांटेक्ट करने से इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। द स्पेस इज फिल्ड विद द ग्रेनुलर मटेरियल्स एंड इज कॉल्ड द ओपर्कुलम ऑफ द निमेटोसिस्ट। वास्तव में दो प्रकार के सिक्रीशन हैं इस कैप्सूल में। सबसे ऊपर जिसे ढक्कन ओपर्कुलम नाम दिया गया, वहाँ पर बड़े बड़े और गाढ़े ग्रैनुलर सब्सटेंस हैं और अंदर की कैविटी में छोटे छोटे फाइन ग्रैन्यूल्स भरे हुए हैं। ये सब लिक्विड के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में है और उसको चारों ओर से घेर कर कैप्सूल का वाल है। आप महीन महीन धागे देख रहे हैं कैप्सूल से नीचे जाते हुए। बायोफिलामेंट्स है। इसके अलावा एक कॉइल की तरह, स्प्रिंग की तरह रचना आप देख रहे हैं जिसे कि लेसो कहा जाता है। सेल में बाईं ओर वाले सेल को देखिए, ऊपर की ओर एक नुकीला स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसे नीडोसिल कहते हैं। एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। दाहिनी ओर वाले सेल में यह सेल डिस्चार्ज हो गया, यानी अंदर का चीज बाहर फेंका गया। फेंकाते समय यह इनसाइड आउट उल्टा हो गया। तो आप एक लंबा ट्यूब देखते हैं निकला हुआ, उसके बेस पर आप नुकीले कांटे बने देख रहे हैं और एक चौड़ा हिस्सा है जिसे बट कहते हैं। ऑल द इंट्रा कैप्सुलर स्पेस आर फिल्ड बाय ए फाइन ग्रेनुलर मैट्रिक्स, समटाइम्स इट इज टॉक्सिक। जो केमिकल है इसके अंदर वो जहरीले हो सकते हैं। एट द एपिकल सरफेस ऑफ नीडोब्लास्ट ए पॉइंटेड स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
nidocele is present. The nidocele is composed of a central core surrounded by large rod, 20 to 21 hollow rods extend upward converging around the core. निडोसिल अपने आप में एक जटिल रचना है। इसमें एक सेंट्रल कोर है जिसको घेरते हुए 20 से 21 हॉलो रॉड्स लगे होते हैं। रॉड्स के अपेक्स आपस में जुटकर कन्वर्ज होकर उस नुकीले स्पाइन की रचना करते हैं। One end of the capsule forms a tube lying coiled in the capsule. The tube may have a basal swelling called duct. कैप्सूल के अंदर मैंने कहा है कि एक लंबा क्वाइल ट्यूब है। लोग अक्सर थ्रेड बोलते हैं, लेकिन वो सॉलिड नहीं, अंदर से हॉलो है और उसके बेस चौड़े हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, यानी उस पर बट का निर्माण होता है और उस पर कई सारे स्पाइन पाए जा सकते हैं। ये स्पाइन इस ट्यूब के अंदर भी हो सकते हैं। Some nematocysts have a lasso or restraining thread attached to the base of the nidoblast. तो जैसा हमने दिखलाया स्प्रिंग की तरह मोटा धागा, वो लेसो है, वह जिस समय डिस्चार्ज होता है बड़ी वाल से सेल को उखड़ने से रोकता है। अब ये देखिए 4 प्रकार के स्टिंगिंग सेल्स के कैप्सूल्स दिखलाए गए। पहला है पेनिट्रेंट, दूसरा है वॉल्वेंट, तीसरा स्मॉल ग्लूटिनेंट और चौथा लार्ज ग्लूटिनेंट। Tubule formation is initiated by membrane tubulation at the apex site of the nematocyst. nematocyst का बनना अपने आप में एक कठिन प्रोसेस है। In the hydrozoan, the jellyfishes, these are formed at the base of tentacle as well as in the manubrium. In Anthozoa, they develop throughout the animal from epithelial progenitors. हाइड्रोजोआ में यानी कि हाइड्रा में और जेलीफिशेज में टेंटिकल के पास और मैन्यूब्रियम यानी माउथ के चारों ओर के उभार के पास स्टिंगिंग सेल का निर्माण होता है। नेमेटोसिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नेमेटोसाइट। नेमेटोसिस्ट बनाने वाले सेल का नाम नेमेटोसाइट या निडोसाइट है। इन द nematocyst, vesicles grow by addition of protein-filled vesicles from Golgi complex. Golgi बॉडी से प्रोटीन सिक्रीशन होता है और उससे यह कैप्सूल भरता है। Tubule formation is initiated by membrane tubulation at the apex. ऊपर से मेम्ब्रेन ट्यूब की तरह अंदर धंसते चला जाता है, जिससे कि इसके थ्रेड या ट्यूब का निर्माण होता है। आफ्टर कंप्लीशन द ट्यूब्यूल इज इनवेजिनेटेड इनटू कैप्सूल एंड द कैप्सूल इज क्लोज्ड बाय ए लीड स्ट्रक्चर। जब इनवेजिनेशन पूरा हो जाता है, कैप्सूल के अंदर थ्रेड चला जाता है, तो उसके ऊपर से बड़े ग्रेनुलर सिक्रीशन आकर जमा हो जाते हैं, यानी ओपरकुलम का निर्माण होता है। Spines decorating the tubules are added after invagination. ट्यूब बनने के बाद स्पाइन्स का निर्माण होता है। Nematocyst maturation involves capsule wall compaction by polymerization of structural protein that is mini collagens. Nematocyst का निर्माण होता है तो इस कैप्सूल का वाल जो अपेक्षाकृत मोटा और हार्ड होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो पॉलीमर पाया जाता है विशेष तरह के प्रोटीन का। इस प्रोटीन का नाम रखा गया मिनी कोलाजेंस। कोलाजेन फाइब्रस प्रोटीन का नाम है। ट्यूबुल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय मेम्ब्रेन ट्यूबुलेशन एट द अपेक्स साइट ऑफ द नेमेटोसिस्ट वेसिकल एंड कंप्लीशन। आफ्टर कंप्लीशन द ट्यूब्यूल इज इनवेजिनेटेड इनटू कैप्सूल मैट्रिक्स एंड द कैप्सूल इज क्लोज्ड बाय ए लीड स्ट्रक्चर और ओपरकुलम। Spines decorating the tubules are added after invagination.
अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा। न्यूक्लियर डिवीजन से 8, 16, 32 या 64 सेल्स का न्यूक्लियस का समूह बनता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होने से अलग अलग सेल बनते हैं और फिर इनके अंदर कैप्सूल का निर्माण होता है, यानी निमेटोसिस्ट बनते हैं। ये पूरा का पूरा समूह टेंटिकल या मेडुब्रियम पर एक बैटरी सेल के साथ टूट करके पाया जाता है, एक समूह के रूप में पाया जाता है। अब देखिए बनने की क्रिया को दिखलाया गया है। ऊपर देखिए बाईं ओर सेल है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नीचे सिक्रीशन हो रहा है, जिस सिक्रीशन से बनता है इसका कैप्सूल। अब कैप्सूल से आप देख रहे हैं एक्सटेंशन हो रहा है ट्यूब का, और बाद में यह ट्यूब इनवेजिनेट करके अंदर चला जाता है। इस तरह से निमेटोसिस्ट का निर्माण होता है। नीचे वाले सेल में, नीचे वाले फिगर में बाईं और दाईं ओर इसका फोटोग्राफ लिया गया है। बाईं ओर टिश्यू के अंदर हाइड्रा के बॉडी वाल के अंदर ये है, जबकि दाहिनी ओर के फोटोग्राफ में इन सेल्स को बाहर निकाल दिया गया है। बी साइड यानी नीचे बाईं ओर, ए बैटरी सेल इन द टेंटिकल ऑफ हाइड्रा हार्बरिंग ए सेंट्रल स्टेनोटिल, एसटी लिखा हुआ है स्टेनोटिल के लिए, सराउंडेड बाय आइसोराइजा IS एंड डेस्मोनिम्स DE, द निडोसिल CN, जो नुकीला उभार है उसका नाम था निडोसिल, पॉइंट्स टुवार्ड्स द आउटसाइड एंड गेट डिटैच्ड आफ्टर निमेटोसिस्ट आइसोलेशन। और दाहिनी ओर के डायग्राम में, फोटोग्राफ में, आइसोलेटेड अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट विथ क्लियरली विजिबल कॉइल ट्यूब्यूल इन द कैप्सूल। ध्यान से देखिए, कैप्सूल के अंदर ट्यूब्यूल का कॉइल भी दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में ये 4 तरह के सेल्स हैं, पेनिट्रेंट और स्टेनोटिल। पेनिट्रेंट्स और स्टेनोटिल्स हैव ए लार्ज कैप्सूल, द बट इज स्टाउट with their spiral row of spines. On its distal half, the lowest spine of each row is large stylet. The thread has a spirals of a small spine. इसके अंदर बड़ा सेल है, ये बड़ा सा कैप्सूल है, और जो थ्रेड है उस पर हर जगह पर छोटे छोटे स्पाइन्स का सर्कुलर रिंग पाया जाता है, और बेस में बड़े बड़े 2-3 स्पाइन पाए जाते हैं, जिसे कि लार्ज स्टाइलेट कहा गया। स्टेनोटिल्स आर weapons of defense and offense. Their thread penetrate the body of prey and inject the venomous fluid hypnotoxin. इनका थ्रेड खुला है, जब किसी शिकार के बॉडी में यह धंसते हैं तो यह हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देते हैं। इससे शिकार पैरालाइज्ड हो जाता है और कई बार मर भी जाता है। दूसरा है वॉल्वेंट और डेस्मोनिम। इसका थ्रेड बंद रहता है, सेल छोटा है, इसका निमेटोसिस्ट भी छोटा है, स्मॉल एंड पियर शेप। इट कंटेन्स ए शॉर्ट थिक स्पाइनलेस स्मूथ एंड इलास्टिक थ्रेड फॉर्मिंग ए सिंगल लूप एंड क्लोज्ड एट द फार एंड। दे आर द स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट। सबसे छोटा वॉल्वेंट है, स्मॉल ग्लूटिनेंट नहीं है। इसके बाद स्मॉल ग्लूटिनेंट या एट्राइकस आइसोराइजा है, इसी का दूसरा नाम भी है। लोग इसे एट्राइकस आइसोराइजा को स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट भी कहते हैं। बट इज एब्सेंट, थ्रेड इज ओपन एट द टिप एंड इट हैज नो स्पाइन। बट नहीं है, थ्रेड छोटा ही है लेकिन खुला हुआ है मुंह, स्पाइन नहीं पाया जाता है। यह भी अपने शिकार में हिप्नोटॉक्सिन इंजेक्ट कर सकता है। और लार्ज ग्लूटिनेंट या होलोट्राइकस आइसोराइजा बड़ा है, पेनिटेंट की तरह इस पर छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाते हैं थ्रेड पर। इसका दूसरा नाम स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट भी है। इनका डायरेक्ट क्या फंक्शन है ये बताना मुश्किल है। कुछ लोगों का विचार है
कि यह पेनिट्रेंट या वॉल्वेंट के निर्माण में मदद करते हैं। अब निमेटोसिस्ट के डिस्चार्ज कैसे होता है, तो इस पर जो आपने एक नुकीला स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम नीडोसिल था, उसके संपर्क में जब कोई केमिकल, अनजान केमिकल, खासकर शिकार के बॉडी से निकला हुआ प्रोटीन आता है या डायरेक्टली टच करता है, तो ये सेंसिटाइज हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि अंदर ही अंदर कोई सिग्नल ट्रांसफर होता है, जिस सिग्नल के कारण इंटरनल प्रेशर बढ़ता है और कैप्सूल बाहर की ओर, इनसाइड आउट, इवर्सन करता है, जिसे डिस्चार्ज होना या शूटिंग होना कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द वाटर एंड ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट ऑफ नीडोसिल एंड नीडोब्लास्ट बाय फूड, एनिमल और प्रे कैन एक्टिवेट द सेल एंड डिस्चार्ज देम। या तो कांटेक्ट हो या कोई फूड मटेरियल डिफ्यूज करके इसके संपर्क में आ जाए। देयर इज ए मैकेनिज्म इन द नीडोब्लास्ट which possess both receptor and effector part that explode the nematocyst on stimulation। अंदर ही अंदर सूचनाओं को ट्रांसफर करने का सिस्टम है। जैसे ही इनको स्टिमुलस मिलता है, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। The thread within capsule is gelatinous। On a suitable stimulation, the operculum opens and water enters the capsule. Then the thread is liquefied and forced out like a jet, but on exposure the jet of liquid solidified and becomes the external thread of nematocyst। ये बड़ा अद्भुत बात है कि बड़ी तेजी के साथ ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वॉल्यूम बढ़ता है और अंदर का सब कुछ बाहर उल्टा होकर फेंका जाता है। उस वक्त वह लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उल्टा होते ही फिर से जमकर थ्रेड का निर्माण कर लेता है। अब पांचवा सेल है सेंसरी सेल। सामान्य सेल हैं लार्ज न्यूक्लियस वाले, इनके ओपन सरफेस से फ्लैजिलम या सेंसरी हेयर बना रहता है और बेस पर एक या दो फाइबर की तरह, लेकिन मोटे फाइबर की तरह होता है, नोड्यूल, गांठ बना हुआ होता है, तो कहते नोड्यूलेटेड प्रोसेस पाया जाता है। तो सेंसरी सेल में नोड्यूलेटेड प्रोसेस पाया जाता है। ये केमिकल, टेम्परेचर, पीएच इत्यादि के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनका संपर्क नर्व सेल से भी होता है। ए सेंसरी सेल एक्ट्स बोथ एज रिसेप्टर एंड एज सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज इट बोथ रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स इम्पल्स। ए सेंसरी सेल इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस close to the apex of epithelial cell. A modified cilium emerges apically from the cell. The plasma membrane of apical surface of the cell is notched to form a collar and a single cilium extends from the base of the notch. ऊपर एक गड्ढा सा बना है, उस गड्ढे से एक फ्लैजिलम निकलता है और वह फ्लैजिलम सेंसरी है, या फिर आगे एक नुकीला स्पाइन सेंसरी हेयर बना रहेगा, वह सेंसिटिव है। अंदर वाले लेयर में इसकी संख्या बहुत कम होती है। अब नर्व सेल्स हैं जो एपिडर्म के बेस में या गैस्ट्रोडर्म में बाहर मीजोग्लिया की ओर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स हैं जिनसे दो या अधिक नर्व फाइबर्स उत्पन्न होते हैं। इन नर्व फाइबर्स की उत्पत्ति न्यूक्लियस के पास न्यूरॉन के एक्सटेंशन के रूप में होता है। द सेल्स हैव हाईली डेवलप्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच एक्सटेंड लॉन्ग डिस्टेंस इन द न्यूराइट। इनके जो थिन ब्रांचेज हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस से लेकर ब्रांचेज के छोर तक, शीर्ष तक पाए जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉलो ए स्ट्रेट कोर्स एंड आर either fused with the pores in the nuclear membrane or curved to come close to nuclear membrane। यानी इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का सीधा संबंध न्यूक्लियस से होता है। The neurites may be longer than 10 माइक्रोन। आप जान रहे हैं नर्व सेल का एक नाम है न्यूरॉन।
इसलिए इनके ब्रांचेज को एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं कहा जा रहा है, उन्हें ही न्यूराइट कहा जा रहा है। इनमें एक्सॉन और डेंड्रॉन का भेद नहीं होता है। कई सारे ब्रांचेज हैं, ये मल्टीपोलर हैं, लेकिन हमारे अंदर एक्सॉन से संवाद बाहर जाता है, डेंड्रॉन से अंदर आता है। इसके सभी फाइबर्स दोनों ही दिशाओं में स्टिमुलस का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ऐसे ही नर्व सेल में कुछ ऐसे सेल हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेज का निर्माण करते हैं और उनके सिक्रीशन के द्वारा एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में या मसल सेल में या सेंसरी सेल तक स्टिमुलस का आदान प्रदान करते हैं। तो इन्हें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा जा रहा है। The projection surrounding the cilium below the cilium striated rootlets extend for a considerable distance into the cytoplasm. The neurosecretory cells are identical to nerve cells. एकदम दोनों एक ही चीज है। सिर्फ यही बात है कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेज का सिक्रीशन हो रहा है और नर्व सेल्स डायरेक्टली ऐसे ट्रांसमीटर सब्सटेंस बहुत कम बनाते हैं। इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, क्या 1000 से 1200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनके डिस्चार्ज होने से उनके अंदर भरे पदार्थ बाहर आ जाते हैं। और ये पदार्थ जो अमीनो एसिड्स आमतौर से होते हैं, उनकी मदद से सूचनाओं को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी केमिकल कंडक्शन होता है इम्पल्स का। तो आपने क्लास 11th में नर्व कंडक्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि नर्व कंडक्शन के समय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और केमिकल कंडक्शन, ये दो तरह की घटनाएं होती हैं। अब अंतिम सेल है जर्म सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल से मॉडिफाई होता है। पहले इंटरस्टिशियल सेल के समूह ऊपर टेंटिकल के निचले भाग में जमा होकर टेस्टिस का और फुट रीजन में जमा होकर ओवरी का निर्माण करते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दाहिनी ओर बॉडी वाल पर ओवरी डेवलप किया, जिसके अंदर एक बड़ा सा सेल यानी oocyte डेवलप किया और उसमें फीमेल प्रोन्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। मैच्योर कंडीशन में यह हैप्लॉइड होगा। और इसी तरह टेंटिकल के ठीक नीचे इस तरह से टेस्टिस का निर्माण होता है। इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। बाद में इनसे स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो आप हाइड्रा को अगर देखिएगा ध्यान से, तो आपको टेस्टिस और ओवरी भी दिखाई पड़ेगा। नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ सिलेंट्रेटा, सो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हायर सिलेंट्रेट्स लाइक द ओबेलिया, जेलीफिश एंड सी एनीमल। तो आपको सभी तरह के सेल समझा दिए गए हैं। अब जब आप ओबेलिया या जेलीफिश पढ़िएगा, तो वहाँ पर सेल का नाम जब बताया जाएगा तो आपको तुरंत रिकॉल करना चाहिए कि क्या ये फलाना सेल है, हाँ हाँ इसकी ये रचना होगी और यही इसका काम होगा। सो थैंक यू वेरी मच।